नमस्ते। हर साल बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स समय पर आईटीआर तो दाखिल कर लेते हैं, लेकिन ई वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं या फिर ओटीपी, ईवीसी या तकनीकी दिक्कतों के कारण ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते। नतीजा एक छोटी सी चूक बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। ऐसे में सवाल है, क्या आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है? अगर जवाब हाँ है तो एक सवाल और भी है, क्या आपने उसका ई वेरिफिकेशन भी कर लिया है? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर सावधान होने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ आईटीआर फाइल कर देने से प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब तक ई वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपकी रिटर्न आगे प्रोसेस नहीं होगी, तो इसका असर आपके टैक्स रिफंड पर भी पड़ सकता है और रिटर्न की प्रोसेसिंग में भी देरी हो सकती है। हालांकि ई वेरिफिकेशन करना मुश्किल नहीं है। आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, ईवीसी, डीमेट अकाउंट, ईवीसी, डिजिटल सिग्नेचर या बैंक एटीएम से मिले ईवीसी के जरिए यह काम कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी होती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आ भी रहे होंगे, अगर आईटीआर ई वेरिफिकेशन करना हो तो कैसे किया जाता है? चलिए बिना देरी करते हुए आपको बताते हैं कि आईटीआर ई वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है। यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। अकाउंट प्री वैलिडेटेड और ईवीसी इनेबल्ड होना चाहिए। बैंक खाते में नेट बैंकिंग सुविधा एक्टिव होनी चाहिए। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे, अगर आपने ई वेरिफिकेशन किया लेकिन वो फेल हो गया तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ये भी आप जानकारी ले लीजिए। अगर ई वेरिफिकेशन किया है और वो फेल हो गया तो आप ये काम कर सकते हैं, दोबारा ई वेरिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए। इंटरनेट कनेक्शन और पोर्टल पर दर्ज जानकारी चेक कीजिए। ओटीपी, ईवीसी एक्सपायर हो जाए तो नया जनरेट कीजिए। फिर भी दिक्कत हो तो आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग, ईवीसी या डीएससी का दूसरा विकल्प अपनाएं। समस्या जारी रहे तो ई फिलिंग हेल्प डेस्क से आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब आपने अपना ई वेरिफिकेशन पूरा कर लिया और आईटीआर का स्टेटस चेक करना है, तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करिए। ई फाइल मेन्यू में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न चुनें। व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करें। संबंधित असेसमेंट ईयर चुनें। स्क्रीन पर आईटीआर का मौजूदा स्टेटस, ई वेरिफिकेशन की स्थिति और प्रोसेसिंग से जुड़ी जानकारी आपको दिखाई दी जाएगी। आपने समझा कि आईटीआर ई वेरिफिकेशन के लिए कौन सी चीजें जरूरी है और अगर ये प्रक्रिया फेल हो जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए और आईटीआर स्टेटस कैसे चेक करें। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं ई वेरिफिकेशन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। पैन आधार लिंक ना होना, गलत मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी, ईवीसी एक्सपायर होना, प्री वैलिडेटेड अकाउंट ना होना, आईटीआर स्टेटस ना देखना। तो ये वो बातें थीं जो आपने समझी, लेकिन इसको और बारीकी से इन डेप्थ हम आज एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीआर फाइल, ई वेरिफिकेशन तो आप नहीं भूले हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। आज हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है और नीतीश जोशी हमारे जुड़ रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अनुराग निमाजी आप बिजनेस फाइनेंशियल प्लानर हैं, नरेश गुप्ता जुड़ रहे हैं जो इनकम टैक्स से जुड़े वकील हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश जोशी जी, आजकल तो कई लोगों के आपके पास कॉल भी आ रहे होंगे, मैसेज आ रहे होंगे, क्योंकि ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम भी है और साथ ही साथ ई वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत है। तो पहले तो आप समझा दीजिए, जो टैक्स पेयर है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और ई वेरिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस क्या है, क्यों जरूरी है? जी देखिए, जो भी टैक्स पेयर है, आईटीआर क्या होता है, आपका साल भर का लेखा जोखा जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, एक डिक्लेरेशन होता है कि हमने साल भर में क्या कमाया और उस पर कितना टैक्स निकल रहा है और हम कितना भर चुके हैं, या हमें भरने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी डिक्लेरेशन जब हम देते हैं तो उस पर जब तक हमारे हस्ताक्षर नहीं तब तक वो वैध नहीं होता। और यही ई वेरिफिकेशन का जो है बेसिस है, यही ई वेरिफिकेशन है। जब आप आधार, ओटीपी से उसको वेरीफाई करते हैं तो ये माना जाता है कि आपने उसको हस्ताक्षर करके अपने डिक्लेरेशन को, अपने आईटीआर को वैध दर्ज कराया है। तो उसकी वैधता को कंप्लीट मानने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट मानने के लिए ई वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया और एक नियत अवधि के बाद भी अगर आप नहीं उसे कर पाए तो आपका जो रिटर्न है
उसे इनवैलिड, अवैध मान लिया जाएगा। ठीक है अनुराग नेमा जी, अब जब इनवैलिड मान लिया जाएगा तो फिर आगे क्या क्या आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है, कुछ एक्शन लिया जाता है या कोई नुकसान होता है? प्लीज़ ज़रा इस पर भी एक आप हमें जानकारी दीजिए ताकि लोगों को हर एंगल से बात समझ में आए, क्या सही क्या गलत। जी बहुत धन्यवाद। देखें, बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। एक तो यह है कि आपने जो दी गई समय सीमा है उसके भीतर उसका ई वेरिफिकेशन किया, या जो दी गई समय सीमा है उसके भीतर उसका ई वेरिफिकेशन नहीं किया। प्रश्न यह है कि दी गई समय सीमा क्या है? उत्तर है 30 डेज। जिस दिन आपका रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकल मोड पर सबमिट होता है उसके विद इन 30 डेज आपको इसका ई वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अगर आपने किया लेकिन विलंब से किया, आपने इस दिए गए अवधि के भीतर अगर नहीं किया, तो ऐसे रिटर्न को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ऐसे रिटर्न विलंबित रिटर्न माने जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोग बाग इस समय सीमा के बाद भी इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इवन डिपार्टमेंट जो कंडोनेशन रिक्वेस्ट है उसके साथ एक एक साल तक इसका ई वेरिफिकेशन स्वीकार कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी स्थिति में वो इस पर लेट फी लेवी करते हैं। अगर आपने जो आय घोषित की है वो 5 लाख से कम है तो यहाँ पर जो लेट फी है वो 1,000 रुपए है। अगर इससे अधिक है तो लेट फी 5,000 है। तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। हाँ, अब हम दूसरे पहलू पर आए। अगर आपने इसका ई वेरिफिकेशन किया ही नहीं, दी गई समय सीमा भी व्यतीत हो चुकी है और कंडोनेशन की जो उनकी समय सीमाएं हैं, जो उनकी परमिसेबल लिमिट्स हैं, वो भी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। राइट? अब यहां पर अगर रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ है तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना होता है कि भाई फ्रेश रिटर्न की तरह नया रिटर्न ट्रीट किया जाएगा। ये इसे फाइल करने की समय सीमाएं क्या है? तो यहाँ पर धारा 139 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होती है, जो आपको उस असेसमेंट ईयर से 9 मंथ्स का टाइम देती है। जैसे अभी ये हमारे लिए 31 दिसंबर 2026 होगा, तब तक अगर आपने रिटर्न फाइल किया था लेकिन उसको ई वेरीफाई नहीं कर पाए, वो रिटर्न इनवैलिड हो गया, कंडोनेशन की भी टाइम लिमिट निकल गई, तब आप उस स्थिति में जो रिटर्न फाइल करेंगे वो विलेटेड रिटर्न माना जाएगा और उसे विथ लेट फी 1,000 5,000 जैसा मैंने आपको बताया वो सब लागू होंगे। आपको 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा। इसके बाद भी अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो वो रिटर्न फिर ITR यू की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो सेक्शन 139 8A में कवर्ड होते हैं। उन्हें अपडेटेड रिटर्न्स माना जाता है। वहां पर भी वो 25% की पेनाल्टी, 40% की पेनाल्टी, 60% तक की पेनाल्टी एप्लीकेबल होगी। तो सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि रिटर्न समय से फाइल करें और इसे ई वेरीफाई भी दी गई समय सीमा के भीतर ही करें। ठीक है नरेश गुप्ता जी, क्योंकि आप वकील हैं तो थोड़ा सा मैं आपसे और गहराई से पूछूंगा कि अब सपोज कोई डिफॉल्टर है या लेट उसने जो है ई वेरिफिकेशन किया, तो ये जो लेट फीस चार्जेस लग रहे हैं 1,000 रुपये 5,000 रुपये, इसके वेव्ड होने के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई इफेक्ट बर्ड्स हैं? देखिए, रिटर्न भरने के लिए कुछ चीज़ें इसके साथ ही साथ मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। रिटर्न फाइल करने के पहले अपन पोर्टल पे जाकर अपना पोर्टल पे जो इंफॉर्मेशन है AIS है, AIS को चेक करके पूरे रिटर्न को प्रॉपर भरें आप। उस पर इनकम का आपके जो सोर्सेज हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए रिटर्न भरें। यदि आपने रिटर्न समय पर नहीं भरा है या रिटर्न आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उस पर जो डिले कंडोन करने का समय रहता है, यदि वो भी नहीं किया है तो रिटर्न आपका फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। उस स्थिति में यदि सरकार को लगा कि कुछ चीज़ें छूटी हुई है, कुछ इनकम है, तो आपके केसेस रीओपन होंगे और ये उस पर आपको एक प्रोविज़न है कि आप उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस पर अपडेटेड रिटर्न में 25%, 50%, 60 और 70% तक का टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेबल होता है, जो फर्दर टैक्स पेबल होगा। लेकिन उस पर फर्दर टैक्स पेबल होना चाहिए आपके रिटर्न पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्सटेंडेड रिटर्न में वो फर्दर टैक्स पेबल निकलना ही चाहिए, तभी होगा। और दूसरी बात ये है कि आपको उस पर पेनल्टीज और ये दोनों फाइलिंग फीस जो 1,000 और 5,000 उससे छूट किसी कीमत में नहीं मिलेगी। चलिए ये तो, और यदि आपके ऑडिटेड रिटर्न है तो ऑडिट, हाँ बोलिए प्लीज कंप्लीट कर लीजिए बात। यदि आपके ऑडिटेड रिटर्न है तो उस पर पेनल्टी का एक अलग प्रोविजन है, तो वो उस पर आपके टर्नओवर का आधा % है, 2 लाख रुपये जो भी होगा वो लगेगा, लेकिन उससे एग्जम्पशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं कोई छूट नहीं है उस पर। ठीक है नीतीश जोशी जी, अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर।
जिनकी जो सैलरीड लोग हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, प्लीज़ उन्हें भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि उन्हें ITR भरना है, ई वेरिफिकेशन उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। नीतीश जी, आवाज़ आ रही है आपको? नीतीश जी, आवाज़ आ रही है? कुछ तकनीकी खराबी आ गई शायद, चेक कर लेते हैं। अनुराग जी मैं ले लेता हूँ इसको, मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। जवाब दीजिए। देखिए, मैं जी नीतीश जी ने जैसा कहा, बिल्कुल राइटली कहा। मैं धारा और ऐड कर देता हूँ। सेक्शन 140 है यहाँ पर, जो वेरिफिकेशन ऑफ ITR को मैंडेटरी बनाता है। अब ये जो प्रोविजन है ये अक्रॉस द पर्सन सभी पर एप्लीकेबल है, चाहे वो सैलराइड हो, नॉन सैलराइड हो, बिजनेस वाले हो, अनऑडिटेड हो, ऑडिटेड हो। इवन ऑडिट वाले केस में तो जो ई वेरिफिकेशन है वो हमें डिजिटल फॉर्म सिग्नेचर्स के थ्रू करना होता है। तो ई वेरिफिकेशन तो सभी के लिए मैंडेटरी है, इसमें किसी को भी कोई छूट नहीं है। हाँ, ई वेरिफिकेशन करने के जो रिटर्न है उसको वेरीफाई करने के तरीके अलग अलग हैं। आप चाहें तो मैं उस पर 2 मिनट ले सकता हूँ, प्लीज। जी। देखिए, आपको एक तो आधार OTP के थ्रू ई वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है। इसके लिए जरूरी कंडीशन है कि जो आधार नंबर है उसमें जो मोबाइल नंबर बोला आपने दिया हुआ होगा उस पर OTP आएगी। तो यहाँ पर सावधानी ये रखनी चाहिए या हमें खुद ही चेक करवा लेना चाहिए कि हमारे आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर हमने दिया है वो एक्टिव हो, वो आपके उस पे मैसेजेस वगैरह आ जा रहे हैं। मान लीजिए नॉन एक्टिव है, किसी वजह से नॉन एक्टिव है, टाइम कम है, सेकंड ऑप्शन क्या है? कोई है सेकंड ऑप्शन? और बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है जी, आप उसका प्रिंट आउट लें, उसे आप फिजिकली साइन करके, इनका बेंगलुरु का एड्रेस है जो CPC सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पर आप इसे बाय पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं। इवन थर्ड ऑप्शन भी है यहाँ पर, आप अपने रिटर्न्स को डिजिटली साइन करके भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। एंड एक ऑप्शन और है, अगर आपके बैंक अकाउंट को आपने वैलिडेटेड किया हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर और दूसरी चीजें आपके पैन की इंफॉर्मेशन से मैच है, तो वहां पर एक EVC भी जनरेट होता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है, उसके थ्रू भी आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है नीतीश जी, और क्या क्या लोग गलती करते हैं? जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आप दे रही है, सुनाइए, आप बोलिए। जी। सबसे बड़ी गलती तो लोग जो अभी कर रहे हैं वो है पैन और आधार का लिंक नहीं कराया है अभी भी काफी लोगों ने। और उसके बाद जो अभी देखने में आ रहा है, कई लोगों के मोबाइल नंबर आधार में जो हैं वो या तो बंद हो चुके हैं या उनके पास नहीं है, जिस कारण से OTP जो है वो समय पे उनके पास नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। उसके कारण से ई वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो लंबित होती है। तो जो आधार में आपने मोबाइल नंबर अपडेट कराया है आधार बनवाते समय, कृपया उसको एक बार लोग चेक कर लें, SSC चेक कर लें क्या नंबर आपने दिया है वहां पे, उससे प्रक्रिया सरल और आसान हो सकती है। ठीक है, नरेश गुप्ता जी, हम बात कर लेते हैं अब डिफॉल्टर्स की। क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, चाहे ज़िंदगी में या आसपास कोई घटना हो गई हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, किसी तरह से उन्हें रिलीफ मिल पाए? नहीं, देखिए, ड्यू डेट पे कोई रिलीफ नहीं है। ये जो प्रोसेस हैं डिफ़ॉल्ट होने के, वो सारे प्रोसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। डिले कंडोन कराने के लिए, नॉनेस्ट रिटर्न को ठीक करने के लिए आपको पास वो डिले का जो ड्यूरेशन का पीरियड है उस पर आपको ये रीज़न सपोर्ट करेगा कि हमारे साथ ये घटना हो गई थी या ये इशूज़ था, ये उस पर कंसिडरेशन में होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं है कि आप 5 साल बाद उसको करा लें। नरेश जी, इट इज़ इम्पॉसिबल। फर्ज कीजिए मैं डिफॉल्टर हूँ और मैं आपके पास आया, क्या सजेशन देंगे आप मुझे? हाँ, देखिए, डिफ़ॉल्टर के बहुत सारे स्टेजेस हैं। यदि आप रिवाइज अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए यदि 4 साल के अंदर आ रहे हैं तो मैं अपडेटेड रिटर्न जो टैक्स ड्यू है उस पर अपडेटेड रिटर्न तभी होगा जब टैक्स ड्यू होगा। टैक्स ड्यू करके उसकर मैं 4 साल में, यदि 4 साल के अंदर पहले साल 25%, फिर 50%, फिर 60%, फिर 70% टैक्स एंड इंटरेस्ट का एडिशनल पटाकर मैं वो रिटर्न रिवाइज, उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। ये प्रोविज़न है उस पर आपको किसी कारणवश उस पर छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, वो संभव नहीं है रिटर्न भरते समय। लेकिन इस बात की बहुत सावधानी रखें कि 26AS या आपके AIS को डाउनलोड करके उससे मैचिंग करके रिटर्न जरूर भरें।
एकदम बहुत क्लियर है। आज की डेट में अब सारी चीज़ें पोर्टल में, सरकार के पास सारे इनकम का रिपोर्टिंग है। इनकम के पास कहीं ना कहीं से आपकी जो इनकम आ रही है, या जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, हैवी एक्सपेंडिचर, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ज़मीन खरीदा है, तो ये सारी चीज़ें सरकार के नेट में आ गई हैं आज की डेट में। वो सारी चीज़ें सरकार के पास ई पोर्टल में आ रही है। वो ई पोर्टल इनकम टैक्स के पोर्टल से आकर आपकी सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपके रिटर्न को, इनकम को रिटर्न को रीओपन करने के लिए, या फिर से आपके असेसमेंट की स्क्रूटनी के लिए वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप इन सारी चीज़ों को, प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, AIS को डाउनलोड करें और सारी चीज़ों को देख कर ही रिटर्न भरें। ठीक है अनुराग नेमा जी, वैसे तो किसी भी लॉयर से हम बात करते हैं तो कोई बात फ्री में पता चलती नहीं है, लेकिन नरेश जी के माध्यम से जनता तक फ्री में बात पहुंच गई है बिना किसी पैसे हमें दिए हुए। ठीक है अनुराग नेमा जी, मेरा आपसे अब सवाल ये है कि जब भी ITR फाइल होने के जो स्टेटस आता है, या फिर तारीख पास आती है, या फिर समय सीमा खत्म होने वाली होती है, टैक्स रिफंड की चर्चा भी खूब होती है। कनेक्शन क्या है ई-वेरिफिकेशन से टैक्स रिफंड का? बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और इसका आंसर बड़ा सिंपल है। देखें, अगर आपका रिटर्न, आपने रिटर्न के जरिए, क्योंकि रिफंड का क्लेम जो होता है वो केवल रिटर्न के जरिए ही हो सकता है, आप रिटर्न को फाइल के बिना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत बेसिक बात है। अब अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया और वो रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं किया, तो जैसा मैं पहले आपसे शेयर कर रहा था कि उस रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात होगी कि क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो रिफंड प्रोसेस होने का सवाल ही प्रश्न नहीं होता। तो इस वजह से भी जो ई-वेरिफिकेशन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक आपका ई-वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका रिटर्न प्रोसेस वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा, और प्रोसेस नहीं होगा तो रिफंड क्रिएट का या रिफंड आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ठीक है राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि आपका रिटर्न, अच्छा एक बात कुछ 30 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे। हाँ नरेश जी। जी। देखिए, एक चीज़ सारे रिटर्न भरने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि यदि उनके पास रिफंड ड्यू है तो वो अपने इस बात को चेक कर लें कि जो उन्होंने बैंक अकाउंट लिखा है पहले समय में, जो सिस्टम पे लगा हुआ है, जो सिस्टम में आके लगा हुआ है, मतलब जो सिस्टम में आपने अपलोड किया कि ये बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को आपने कभी क्लोज कर दिया हो तो वो रिफंड आपका फिर इधर उधर घूमेगा। तो वो रिफंड के लिए उस अकाउंट को आप अटैच करके 100% रखिए, उस पर डाल के रखिएगा। रिटर्न में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए वो अकाउंट नंबर। हालांकि डिस्क्लोजर तो सारे अकाउंट्स का जाता है, लेकिन वो फेक, देख लीजिए पोर्टल में वही आपका डला है कि नहीं। जो रिफंड में पता चला हमने स्टेट बैंक का अकाउंट था उसको क्लोज कर दिया है और वो हमारे पोर्टल पे डला हुआ है साइट पे, तो नया को उसको अपडेट करना चाहिए हमें। यहाँ पर एक छोटी सी चीज, मतलब 2 पॉइंट और अगर अलाउ करें आप तो मैं ऐड करना चाहूंगा बड़े, क्योंकि देखिए पहली चीज तो जो नरेश जी ने कहा काफी वैलिड पॉइंट है उनका। बस यहाँ पर ये ध्यान रखें कि रिटर्न, अगर आपका वैलिड रिटर्न गया है, रिफंड फेल हुआ है, तो रिफंड को रीजनरेट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं। तो एक चोट अगर किसी वजह से, देखिए ये जरूरी तो है कि आप बैंक अकाउंट चेक करें, बैंक अकाउंट वैलिडेटेड हो, जो अकाउंट यूज में आ रहा है उसी में ही आप रिफंड क्लेम करें। लेकिन अगर किसी वजह से आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो ठीक है, आप उसे बाद में भी रिफंड को दूसरे या नए अकाउंट को ऐड करके क्लेम कर सकते हैं। ये जो रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन है, ये इस वजह से इतना महत्वपूर्ण है कि अगर रिटर्न फाइल हुआ नहीं माना जाएगा तो आप रिफंड किसी दूसरी तरह से क्लेम कर भी नहीं सकते। इवन कुछ लोगों का ये कहना है कि हम बाद में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे। तो ये जो सेक्शन 139(8) है उसने बड़ा क्लियर बोला है कि आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आज के समय में आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो, जो अपडेटेड रिटर्न किए जाते हैं। लेकिन बड़ा क्लियर लॉ है यहाँ पर कि आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आप फर्दर टैक्स जमा करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो इस वजह से ई-वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंस रखने वाली बात। ठीक है, ई-वेरिफिकेशन जुड़ी एक और बात है जो मैं नीतीश जोशी से पूछूंगा। नीतीश जी, अब जिनको पता है ठीक है, लेकिन यह कार्यक्रम हमारा उन लोगों के लिए जिनको जानकारी नहीं है। ई-वेरिफिकेशन का स्टेटस हमें कैसे पता करें? और कई बार ये भी तो कमांड आती है कि पेंडिंग फॉर ई-वेरिफिकेशन, फिर क्या करें? जी, वैसे तो डिपार्टमेंट, आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके दिए गए निर्धारित मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है उसका
कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया है, लेकिन उसका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, अगर आपने साथ में ई वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आप उस मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करके अपने रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो ऊपर मेन्यू बार दिया होता है उसमें ई फाइल में जाके व्यू बाय रिटर्न करके अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्टेटस आपको ई वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाएगा, तो वहां पर जाकर भी आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित समय 30 दिन का है। वैसे तो हमारी सलाह यही रहती है कि जब आप रिटर्न अपलोड करें तुरंत के तुरंत ही इसे आप ई वेरीफाई भी कर दें, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर में आपको ई वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, अपने इस खास कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट में मैं सभी मेहमानों को 20 सेकंड दूंगा। प्लीज शॉर्ट में आप टैक्स पेयर्स को जो सलाह देना चाहें, कोई बात छूट गई हो, रह गई हो, बता सकते हैं। नरेश गुप्ता जी, सबसे पहले आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब रिटर्न भर रहे हैं तो एक तो आपको AIS से उसको मैचिंग करिए, और आपको कोशिश ये करें कि जो आपका ई वेरिफिकेशन का पार्ट है उसका मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में आता है। तो कोशिश ये करें कि उसको आप बराबर से जो भी मैसेज आ रहा है और वो जो मेल आ रहा है उसको आप ऑब्जर्वेशन में रखिए। अदरवाइज आपको पास आप पोर्टल तो नहीं खोल सकते ना, आप खोल सकते हैं ना आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट खोल सकते हैं ना, एडवोकेट खोल सकते हैं ना, टैक्स प्रैक्टिशनर्स खोल सकते हैं। आपके डे टू डे बेसिस में 100% अपने क्लाइंट्स का कोई नहीं देख सकता है। तो ये एसएससी की जवाबदारी है कि वो अपने पोर्टल को, ठीक है, और अपने SMS को और ईमेल को डे टू डे बेसिस में ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसका कंप्लायंस कराना है अपने कंसल्टेंट के पास। अनुराग नेमा जी, एनी अलर्ट मैसेज? यस, यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखें, ये पहली चीज तो ये जो एक्सरसाइज है ये ऐसा नहीं है कि 31 जुलाई या इसके आसपास ही की जाए। ये पहले से ही एक जागरूकता वाला प्रश्न होना चाहिए कि हमें हमारे इनकम टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की। देश हमारा कर व्यवस्था पर आधारित है, हमारी इकोनॉमी, तो हमें पहले से ही थोड़ा सजग रहना चाहिए। हमारा मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए, उसमें मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे हमें पहले से ही प्रिपेयर रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात देखिए, केवल रिटर्न फाइल कर देना आपकी जिम्मेदारी से आपको मुक्त नहीं करता। यहाँ पर एक सेक्शन है 143 सबसेक्शन 1 जिसके तहत आपको इंटीमेशन रिसीव होता है। जब तक आपका रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस ना हो जाए, इवन जो इंटीमेशन है उसमें भी डिपार्टमेंट आपको 3 चीजें बताता है। एक चीज, आपका जो रिटर्न आपने फाइल किया वो एज इट इज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आपका रिटर्न में रिफंड था जो आपको एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर अमाउंट पेबल आ रहा है वो आपको पे करना है। तो आपको रिटर्न फाइल करने के बाद अपना 143(1) का इंटीमेशन भी जरूर देखना चाहिए। उसको रीड करके अपने जो कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स एडवाइजर्स हैं, उसे एक बार जरूर से दिखवा लीजिए कि जैसा आप चाहते थे फाइल हो उसी तरह से डिपार्टमेंट ने स्वीकृत किया है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, नीतीश जी, आपका फाइनल मैसेज। देखिए, आखिरी डेट जो है ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की 31 जुलाई है, तो ड्यू डेट का वेट ना करें। इससे पहले अपने आप से अगर आप कर सकते हैं या आपके कंसल्टेंट हैं उनके पास जाकर अपना रिटर्न दाखिल करें और तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ ही ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी आप कंप्लीट करें, इसे लंबित ना रखें। और जो भी अपडेशन है आपके आधार में, पैन में, उसको अपडेटेड रखें ताकि आगे इस प्रकार की समस्याएं का सामना आपको ना करना पड़े, पेनल्टीज और लेट फीस से आप बच सकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ई वेरिफिकेशन जुड़ी जो भी बातें हैं, गलतियां, गुंजाइश हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिहाज से आपको हमारे मेहमानों के ज़रिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आगे आपके बहुत काम आएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।